हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 14 लेकर, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और अब हम उसके आगे की स्टडी यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो बच्चे हमारे 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के नहीं आ पाए हैं या उनका किसी वजह से ये चैप्टर मिस हो गया था, छूट गया था, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीन समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हैंडल टू डेटा। डेटा हैंडलिंग। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है? तो स्टूडेंट्स, डेटा जो है वो एक न्यूमेरिकल फिगर होता है जो आपको एक स्पेशल फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। ये स्पेशल फील्ड्स क्या क्या हो सकती हैं? ये कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि किसी स्टेट में कितने शहर हैं और उन शहरों में क्या क्या पॉपुलेशन है, ये एक डेटा बन सकता है। क्लास में बैठे हुए बच्चे, इनका एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में किस किस बच्चे के क्या क्या मार्क्स आए, ये एक डेटा हो सकता है। ठीक है। क्रिकेट में हम देखें तो कौन कौन से प्लेयर ने इस साल क्या क्या रन किए, ये एक डेटा हो सकता है। तो डेटा कई तरह के हो सकते हैं, ऐसे अगर हम एक स्पेशल फील्ड से रिलेटेड डेटा बनाएं। वैसे बेसिकली अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। और सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा की। तो डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा? तो हम कह सकते हैं डेटा इज अ collection of numerical figure that represent a particular kind of information। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली अगर हम देखें तो डेटा दो तरह के हैं। नंबर एक, प्राइमरी डेटा, नंबर दो, सेकेंडरी डेटा। स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, या वो डेटा है जो कलेक्ट किया गया है, आपने नहीं किया, किसी और ने किया है, कलेक्ट कर लिया। अब ये जो डेटा होता है, इस डेटा को फिर अरेंज किया जाता है एक सिस्टमेटिक वे में, तब वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है। हमको ये भी पता है कि डेटा को हम दो तरह से, इस तरह से भी पढ़ते हैं, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है। यहाँ पे हम बात नई शुरू कर रहे हैं कि एक है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। और एक है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा।
तो हम लोग अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। असल में अगर देखा जाए तो ये जो प्राइमरी डेटा है ना, वो अनग्रुप्ड डेटा ही होता है, ठीक है। उसका कोई ग्रुपिंग नहीं, उसे अरेंज नहीं किया गया है। अभी मिटा दें, उतार लिया इतना, चलो अभी फिर बाद में मिटाते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अब हमने एक हमारी क्लास है 10th क्लास, इसका टेस्ट हुआ, ये सेक्शन ए है, टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चों के मार्क्स हमने उसको कलेक्ट किया मार्क्स को, और ये डेटा हमें मिला कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 3 थे, 3 मार्क्स आए उसके, और एक स्टूडेंट के 4 मार्क्स आए हैं, और एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 4 मार्क्स आए हैं, एक के 3 मार्क्स आए हैं, और एक स्टूडेंट के 7 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, एक के 8 मार्क्स हैं, और एक के 7 मार्क्स हैं, और एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और तो 10 स्टूडेंट हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हमारी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे और उनके मार्क्स ये आ रहे हैं। तो ये जो कलेक्ट किया आपने डेटा, यही हमारा है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सेक्शन और है हमारे पास, सेक्शन बी। अच्छा, ये जो मार्क्स आए हैं वो आउट ऑफ 10 है, ठीक है, ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 10, ठीक। दूसरा एक सेक्शन और है, और ये सेक्शन है हमारे पास बी, और इसमें भी हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर उनके मार्क्स क्या क्या आए हैं, तो एक स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स आ रहे हैं 8, एक के आ रहे हैं 5, एक के आ रहे हैं मान लीजिए 4, एक के आ रहे हैं 2, एक के आ रहे हैं 5, एक के आ रहे हैं 6, एक के आ रहे हैं 7, एक के आ रहे हैं 8, एक के आ रहे हैं 2, एक के आ रहे हैं 3। तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे पूछा गया कि ये 2 डाटा जो आपने कलेक्ट किए हैं, इन दोनों में आप ये बताइए कि कौन सी क्लास जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इन दोनों क्लास में से कौन सी ज़्यादा बेटर है, या हम उर्दू में कहें बेहतर है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरत है, इस डेटा को देख के आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो अब डेटा की होती है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, पढ़ा होगा आपने 9th में, अगर आप पढ़ के आए सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम रफ करेंगे अब यहाँ पर, या आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है कुछ, सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले आता है मीन, फिर नंबर 2 मोड, और नंबर 3 मीडियन। तो ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं किसी भी डेटा की। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों डेटा जो हमें दिए हैं इनका मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकाल लेते हैं। और जिस क्लास का एवरेज मार्क्स अच्छा है वो क्लास बेहतर है। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो ऐसे अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना बहुत आसान है।
तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप बताइए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एक टेस्ट हुआ तो उसमें आपके 9 मार्क्स आए। वेरी गुड, 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। आपने ये रिज़ल्ट अपने घर पे दिखाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। दूसरा, आपका फिर कुछ टाइम के बाद टेस्ट हुआ, आपके ज़ीरो नहीं, ज़ीरो पे तो बहुत बेकार हो जाएगा। आपका आउट ऑफ 10 1 मार्क आता है। कितने मार्क आ रहे हैं आपके? 1। तो क्या कहा जाएगा? आप बेकार स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई नहीं की। अब आप बताइए, अगर ये रिज़ल्ट देखें तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है और ये रिज़ल्ट देखते ही वो स्टूडेंट बहुत बेकार हो जाता है। ठीक है, तो अब करें क्या? ये दोनों गलत नहीं है, तो हम फिर इस कंडीशन में उस स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके जो मार्क्स आए दोनों टेस्ट में उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज से हमें पता चल जाएगा ये स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है। तो हमने क्या करा, दोनों मार्क्स को, मतलब एवरेज का मतलब पर टेस्ट उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने दोनों मार्क्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 टेस्ट दिए उसने। तो ये आ गया 10/2, 2 5 10, और ये उसके पर टेस्ट उसके 5 मार्क्स आ रहे हैं। इसको कहते हैं हम एवरेज, इसको कहते हैं हम मीन। तो हमने क्या करा, पूरी क्लास का हमने सम कर दिया, ऑब्जर्वेशन को हमने सम कर दिया, और कितने 1 2 3 4 मतलब 10 ऑब्जर्वेशन है ये, तो 10 से डिवाइड कर दिया। हमें इस क्लास का एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट क्या मार्क्स आ रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो यही हमने लिखा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस क्लास का अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मीन 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 7 + 2 + 8 + 7 + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। सम कर दिया हमने, 3 and 4 7, 7 and 2 9, 9 and 14 13, 13 and 3 16, 16 and 7, 16 and 7 23, 23 and 2 25, 25 and 8 33, 33 and 7 40, 40 and 5 45 डिवाइड बाई 10। ये आ गया आपके पास 4.5। कितना आ गया? 4.5 मार्क्स पर स्टूडेंट। ये आ गया आपका मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम ये दूसरी क्लास का मीन निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, अभी दूसरी क्लास का ये हमने मीन निकाला ए का, तो दूसरी क्लास का मीन क्या हो जाएगा, 8 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 + 5 + 4 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 2 + 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम कर देते हैं इसको। 8 and 5
हो जाएगा 13 एंड 4 17 एंड 2 19 एंड 5 24 एंड 6 30 एंड 7 37 37 एंड 8 37 एंड 8 37, तो ये हो जाएगा 45 45 एंड 2 47 एंड 3 50 डिवाइड बाई 10। यहाँ एवरेज मार्क्स आ रहा है 50। कितना आ रहा है 50, ओह सॉरी 50 नहीं, 10 से डिवाइड किया 5, एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, सॉरी 5। ठीक है, तो कौन सा क्लास बेहतर है, सेक्शन बी बेहतर है सेक्शन ए से। तो कैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी मीन जो था उसका यूज़ करा, हम आगे ये भी सीखेंगे कि मोड जो है इसका यूज़ कैसे होता है और कब होता है, मीडियन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। अभी हम लोग, क्योंकि ये एक्सरसाइज 14.1 में आप पूरा मीन पढ़ेंगे और मोड आप जाएंगे 14.2 में और 14.3 में हम लोग मीडियन पढ़ेंगे और 14.4 में हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ओजाइव कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी बात हम तब करेंगे। अभी देखा आपने दोनों क्लास अनग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, ये दोनों डेटा अनग्रुप्ड डेटा थे। ठीक है, दोनों ही डेटा अनग्रुप्ड डेटा थे। अनग्रुप्ड डेटा का मीन हमने ऐसे निकाला। असल में मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं आज। ठीक है, तो मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड, और नेक्स्ट तीसरा नंबर है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों ही मेथड हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको रफ। अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाला आपने ये देखा। अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा का मीन निकालने का यही फार्मूला है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप डेटा की। ग्रुप्ड डेटा, तो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा 2 तरह के हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा। दूसरा है कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। अब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा क्या है स्टूडेंट? जो हमें ये डेटा दिया हुआ था, मार्क्स का डेटा क्लास के स्टूडेंट्स का, इसी को हम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा तब कहेंगे जब हम इसके लिए एक टेबल बना देंगे और इसे अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कहा मार्क्स, क्या क्या मिले हैं स्टूडेंट्स को, वो मार्क्स, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये जो ऊपर डेटा था हमारे पास, इसको ही हम ले रहे हैं। तो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो 2 मार्क्स आए हैं इस स्टूडेंट के और एक इस स्टूडेंट के, मतलब 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्टूडेंट्स। उसके आगे
3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 1 2, 3 मार्क्स वाले भी 2 ही स्टूडेंट हैं हमारे पास। फिर 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो 1 एंड 2, तो 4 मार्क्स वाले भी 2 ही स्टूडेंट हैं हमारे पास। फिर 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, एक स्टूडेंट है सिर्फ 5 मार्क्स वाला। अच्छा, 6 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट है नहीं। 7 मार्क्स 1 एंड 2, 7 मार्क्स भी 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। और 8 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट का आया है। तो जब हमने क्या करा, जो हमारा अनग्रुप डेटा था उसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कहा जाए कि आपसे पूछा जाए कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, आप यहाँ पर देख के खट से बता सकते हैं एक स्टूडेंट्स का 5 मार्क्स आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए हैं, 8 सबसे ज़्यादा आए हैं। सबसे कम मार्क्स कितने आया है, 2 सबसे कम आया है, ठीक है। सबसे छोटा मार्क्स जो मिला है बच्चों को वो 2 है। सबसे छोटा मार्क्स जो 2 है वो कितने बच्चों को मिला है, वो 2 बच्चों को मिला है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो कितना क्या आया है, वो 8 आया है। कितने बच्चों का 8 आया है, एक बच्चे का। कई तरह के सवाल यहाँ से हमें आसानी से उसके जवाब मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। अब ये जो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है इसकी हमें निकालनी है। इसको असल में हम ये जो है हमारा वो है ऑब्जर्वेशन, और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार हुआ है, ऐसा है ना। 2 मार्क्स 2 बार आए हैं, 3 मार्क्स 2 बार आए हैं, इस तरीके से इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको हम दिखाते हैं एक्स आई से, और फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं एफ आई से डिनोट करते हैं। और ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। असल में ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है। और ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है, ये f5 है, और ये f6 है। अब यहाँ पर जब हम मीन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, मीन इक्वल टू, असल में ये 2 मार्क्स 2 बार आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो x1 और f1 2 मार्क्स 2 बार, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, सम कितना हो गया 4 यहाँ पे इन दो, तो x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 6 तक है, प्लस x6 f6 अपॉन में, अब यहाँ क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6। अब यहाँ पर हम x1 f1 क्या है, ये नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस 8 1 ज़ा 8 अपॉन में f1 2 है, 2 इंटू 4 4 इंटू 6 7 8 9 एंड 10, ये वही आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरह, और वही है ये। अब सम करो ऊपर वाले नंबर्स को, क्या आ जाएगा, देखिए 8 एंड 4 हमारे पास हो गया 12 एंड 5 हमारे पास हो गया 17 14 और है आगे, और फिर प्लस 8 है, तो 7 एंड 4 हमारे पास हो गया 11 एंड 8 हमारे पास हो गया 7 एंड 4 11 और 8 9, और यहाँ पर
ये हो गया हमारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और ये 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 रह गया है, 3 2 ज़ा 6 रह गया था असल में, ये वाला x2 f2 रह गया, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 आएगा अब, और फिर आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14, और फिर प्लस 8 1 ज़ा 8। नीचे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है। अब इसको सम करिए, 4 and 6 10 हो गया हमारे पास, 8 and 5 हमारे पास हो गया 13, फिर 14 है हमारे पास, फिर 8, तो ये हो गया 8 and 4 12 and 3 15 का 5, 1 को कैरी करेंगे, और 1 and 2 1 and 1 2 3 4, तो 45, ये आ गया हमारे पास 45 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर ये आ गया 4.5। तो यहाँ पर ही हमारा मीन क्या आ रहा है, 4.5। असल में ये वही चीज़ है, थोड़ा सा बड़ा डाटा होगा अगर, थोड़ा सा ये सिंपल होगा। तो ये ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला बना, ये फार्मूला किसके लिए बना, ग्रुप डेटा के लिए। और कौन से ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो हम इस दूसरे फार्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं। असल में ये दोनों अनग्रुप्ड के लिए हमें फार्मूला ये मिला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। फिर ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा क्या है, मीन इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, ये आपके ऑब्जर्वेशन कितने भी हो सकते हैं, तो xn fn तक, डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, ठीक है। और ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, जो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला कहलाता है। असल में ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है, यही है डायरेक्ट मेथड, यही है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा की, ठीक है। तो मिटा दें यहाँ पर, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों के, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डेटा था, उसी डेटा को हम कुछ इस तरह से अगर अरेंज करें, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। जैसे हम यहाँ पर क्लास बना देते हैं, ऑब्जर्वेशन को क्लास में चेंज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास, जैसे मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने क्या करा, हमने कहा
0 to 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 0 से 2 मार्क्स। तो अब यहाँ पर वो डेटा तो हमारा मिस हो गया, हमने रफ कर दिया। एक दूसरा डेटा ले लेते हैं, अनग्रुप डेटा। यहाँ पर ये है, मान लो 3 मार्क्स आए, एक के 5 मार्क्स आए, के 6 आए, एक के 4 आए हैं, एक के 2 आए हैं, एक का जो 7 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, फिर 2 मार्क्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के 3 मार्क्स हैं, एक के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स आए हैं, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 to 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो क्लास बनाई हमने, इसको हम कहेंगे क्लास। ये जो क्लास है इसमें दो, इस नंबर को हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। और इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है। 0 से 1.99 तक जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 से छोटा कोई मार्क्स ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 0 से लेकर और 2 से पहले मतलब 1.99 तक मार्क्स लाया हो। ठीक है, अब दूसरी क्लास 2 to 4, यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये अपर लिमिट जो है, अच्छा लास्ट क्लास को छोड़ के चलेगा ये, है ना, ये आपका जो है एक्सक्लूड रहेगी, एक्सक्लूडेड, और ये आपका इंक्लूड है, इंक्लूडेड। लास्ट क्लास में दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगी जो लास्ट क्लास होगी। तो 2 to 4, तो ये आ जाएगा इस क्लास में, ये आ जाएगा इस क्लास में, 4 नहीं आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कितने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं हमें, 4 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स। फिर 4 to 6, 4 to 6, तो 4 से और 6 से छोटा रहा है। 4 से कहानी शुरू कर सकते हैं लेकिन 6 से छोटा, तो 1 ये, ठीक है, ये और ये भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, अब 6 to 8, तो 6 to 8 में एक ये स्टूडेंट मिल रहा है, एक ये स्टूडेंट मिल रहा है, 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा जहाँ हमने डेटा को अरेंज किया है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। क्लास आ जाती है इसमें, क्या आ जाती है, क्लास इंटरवल। ठीक है, अपर लिमिट एक्सक्लूड रहेगी, लोअर लिमिट इंक्लूड रहेगी, लेकिन लास्ट जो होगा उसमें अपर, ये लास्ट क्लास ये है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड है। अब ये इस तरह का अगर डेटा है तो इस डेटा का मीन हम कैसे निकालेंगे, यही आपकी एक्सरसाइज 14.1 आपको बता रही है। और आपसे 14.1 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको एक कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा मीन बताइए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंटिन्यूस ग्रुप डेटा से जब आप मीन निकालते हैं तो वो थोड़ा सा, वो असल में हो सकता है एग्जैक्टली वो आंसर ना आए जो आप उसी डेटा के डिस्क्रीट ग्रुप डेटा से या अनग्रुप डेटा से आपने मीन निकाला हो, वो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है इसका। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा अगर आपको दिया है और आपसे छुपाया गया है उसका डिस्क्रीट जिससे कि उसको बनाया गया था, ठीक है, तो उस यहाँ पे तो छुपा नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास सामने डिस्क्रीट भी रखा हुआ है, अनग्रुप्ड भी रखा हुआ, आपने तो डायरेक्टली अनग्रुप से ये बना दिया है ना। तो इसका मीन निकालने जाएंगे तो वो, और इसका मीन जब हम निकालेंगे वो, ठीक है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा, मतलब ये वाली इसका मीन अप्रॉक्सीमेटली
इस मीन के बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेट आता है, ठीक है। तो ये रहेगा क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट भी पहुंच जाएं, है ना, इस शॉर्टकट तरीका भी तो है, तो हम पहुंच जाएंगे, एक अंदाज़ा हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिटा दें आगे का। अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास अगर ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है तो इसको हमें चेंज करना होता है एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में। किसमें? डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में चेंज करते हैं। और फिर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, मीन निकाल लेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है, हमें क्लास मार्क्स बनाना पड़ता है। क्लास मार्क्स इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 2। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। ये फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी कंटिन्यूस ग्रुप डेटा को डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में चेंज कर पाओगे, है ना। क्या फॉर्मूला है? क्लास मार्क्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो कुछ नहीं, ये था हमारे पास कंटिन्यूस, इसे कैसे चेंज करेंगे अब डिस्क्रीट में। यहाँ लिखेंगे मार्क्स, ये वो मार्क्स हैं जो बच्चों के आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्लास मार्क्स यहाँ के लिए पता करेंगे, क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 1। क्या मिला हमें यहाँ पर? 1, ठीक है। फिर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 बाई 2, यह आ जाएगा 3, यहाँ आ गया 3। फिर 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये मिलेगा हमें 5, ये आ गया 5। फिर है आपके पास 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 14, और ये आ जाएगा 7। और नंबर ऑफ स्टूडेंट वैसे 0 4 4 2, ये हो गया x1 x2 x3 x4, ये हो जाएगा f1 f2 f3 f4। क्या करते हैं मीन निकालने के लिए? मीन इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। क्या करेंगे यहाँ पे? 1 0 का 0 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20 7 2 ज़ा 14 डिवाइड बाई 4 and 4 8 and 2 10, ठीक है। 1 0 का 0, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 40। ऐड कर दीजिए इसे, 20 and 14 हो गया हमारे पास 34 and 12, ये हो गया हमारे पास 6 46 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4.6। ये आ गया आपका मीन मार्क्स पर स्टूडेंट। कैसे निकाला? इसको चेंज करा क्लास मार्क्स वाले फॉर्मूले से डिस्क्रीट में। अच्छा, वैसे हम इसको अनग्रुप डेटा को अगर सॉल्व करें तो डिस्क्रीट वाला और अनग्रुप का तो आंसर सेम आता है। तो कितना आएगा? 3 + 5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 + 5 + 6 + 4 + 2 + 7 + 4 + 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई 10। यहाँ से भी मीन आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 and 5 8 हो गया, 8 and 6 हमारे पास हो गया 14 and 4 18 and 2 20 and 7 27 31 and 2 33 36 36 and 5 41 हो रहा है ये, डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 4.1। तो फिर से इसे एक बार कहीं पे कोई मिस तो नहीं हुआ, 3 5 6 4 2 7 4 2 3 5, तो 3 and 5 8 8 and 6 14 14 and 4 18 18 and 2 27 और 7 27 31 and 2 33 36 एंड बाई 41। तो देखो हमने आपसे कहा था कि अप्रॉक्स आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है, आप कंटिन्यूस से बिल्कुल परफेक्ट मीन नहीं निकाल सकते। एनसीईआरटी की बुक खुद कह रही है इस बात को, है ना। तो हम कंटिन्यूस अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास तो हम एक जो है एग्जैक्टली तो नहीं, एक अप्रॉक्सीमेट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो यही सवाल, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, डिस्क्रीट बनाएंगे और डिस्क्रीट बना के हम लोग एक मीन निकालेंगे। मीन आपको यही डायरेक्ट मेथड है। देखिए ये फार्मूला, एक बात बताता हूँ, ये फार्मूला और ये सेम चीज़ है। देखिए इसको और समझ लेते हैं, बस हम मिटा दें यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक चीज़ क्लियर होती चली गई। कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको कैसा लगा। देखिए ये जो आपका डिस्क्रीट वाला, जो हमने डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था, यही यूज़ होगा कंटिन्यूस में भी, क्योंकि कंटिन्यूस में भी हम डिस्क्रीट बनाएंगे पहले, ठीक है। ये चीज़ जो है वो यही है। देखिए हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं xi fi। अब कितने हैं i का मतलब i चलेगा, i की जगह पे 1 आएगा, i की जगह पे 2 आएगा, i की जगह पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल i, कि इन चीज़ों को हमें जोड़नी है, बहुत सारी हैं हमारे पास ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो साइन है वो है समेशन का साइन। समेशन का मतलब ऐड करना, ठीक है, SUMMATION, समेशन। ये साइन जो है वो समेशन का है। हम i इक्वल टू 1 से चलेंगे, मतलब x1 f1 से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। n क्या है, वो लास्ट ऑब्जर्वेशन होगा, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इसलिए हमने n, उसको हम डिवाइड करेंगे fi से, fi f1 f2 f3, है ना। तो हम बार बार लिख रहे हैं f1 f2 f3 पूरा लिख रहे हैं, तो उसकी जगह fi लिख दो। इसको भी हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। i इक्वल टू 1 से लेके, मतलब f1 से लेके fn तक, इसी को हम कहते हैं ये मीन है, और ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो ये ऐसे लिखना चाहो आप फार्मूला, ऐसे लिखो आप इस तरह से फार्मूला लिखना चाह रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है लिखना, जल्दी से लिख देंगे, इसे थोड़ा सा 2-3 टर्म्स और फिर लास्ट वाली टर्म्स लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा तक हम पहुंच गए और हमने फार्मूला डायरेक्ट मेथड का जो है समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज 14.1 में नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और मीन डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी एज्यूम मीन मेथड की, तो हम एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला भी समझेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।